सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, सच ही कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा। इसी गुरूर के बायस भारतीय टीम एशिया कप जीतने के बावजूद ट्रॉफी वसूल करने से महरूम रही और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएन के तारीखी इजलास से खिताब से महरूम रहे। मोदी अपनी पॉलिसीज की वजह से आलमी सियासी बसात में तन्हा हो गया है। उसका नाम यूएन में खिताब करने वालों रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था, मगर सदर ट्रंप के भारत मुखालिफ बयानात, पाकिस्तान को तरजीह देने पर मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा आने की हिम्मत ही नहीं हुई। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब ने पाकिस्तान का नाम बिगाड़ने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान के दो टोक जवाब पर उसे बौखलाहट में हॉल छोड़ना पड़ गया। असल हकीकत यह है कि मार्का हक में शिकस्त का जो जख्म भारत को लगा वो हरा है और इसी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मोदी से लेकर भारतीय टीम तक ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। एशिया कप की जीत पर मोदी ने एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर की भड़क लगाई। लिखा, ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, नतीजा वही, भारत जीत गया। हमारे क्रिकेटर्स को मुबारकबाद। मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्तें दर्ज कर चुकी। नाजरीन, जहां खेल के मैदान में भारतीय वजीर आजम से लेकर क्रिकेटर्स तक ने तासुब और नफरत का मुजाहरा किया, वहीं पाकिस्तानी कप्तान ने मैच फीस भारत के हमले से मुतासरा खानदानों को देने का ऐलान करके दिल जीत लिया। मगर सवाल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी का भी है। उसे कैसे बेहतर बनाया जाएगा, कैसे ये जो हम देख रहे हैं हार बार बार हमें खेल के मैदान में मिल रही है, इसको किस तरह से चेंज किया जाएगा और ख़ुद एहतसाबी यहाँ पर भी होगी या नहीं होगी। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। फवाद साहब, सबसे पहले मैं, क्योंकि कल एशिया कप पाकिस्तान, आप पहले भी इस बारे में अपनी प्रोडिक्शन कर चुके हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही उसको देखते हुए आपने पहले ही कहा था कि 70-30 यानी 70% भारत के जीतने के चांसेस, और वैसा ही नतीजा निकला। लेकिन बात सारी ये है कि हम इस एशिया कप में भारत की जीत से ज़्यादा भारत के रवैये पर हम देख रहे हैं कि बहस दोनों जानिब होती रही है, और ना सिर्फ दोनों जानिब बल्कि ग्लोबली भी इसको कंडेम भी किया गया है। अब जो हम देख रहे हैं बार बार रूल्स को डिस्क्रेस करना, जैसे कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी कह रहे हैं कि आप गेम को डिस्क्रेस कर रहे हैं, आप हमें डिस्क्रेस नहीं कर रहे, आप हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो अब ये सारे जो डिसिप्लिन की बार बार खिलाफ वर्जी एशिया कप में देखने को मिली, पाक भारत मैच का जो एक मूड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? क्या आगे वाले मैचेस उस पर आईसीसी कुछ रूल सेट करेगा? क्या मामला होंगे? और अभी जो कल इशारे किए गए हैं उस पर आईसीसी कोई खिलाफ वर्जी जो की गई है उस पर कोई एक्शन लेने का इरादा रखता है? देखिए, मैं भी 15 साल से तकरीबन इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, उन पे बात की है, लेकिन इतना ये जो पिछले 20 दिन गुजरे हैं, मुझे बहुत ही अफसोस है, शर्मिंदगी भी है एज अ क्रिकेट एनालिस्ट भी, कि जो कुछ इंडिया ने किया है एशिया कप में, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ, बल्कि माजरत ख्वाह भी हूँ कि मुझे भी वो गुफ्तगू करनी पड़ी, जो बात करनी पड़ी, जो एज अ एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट आप कह लें, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इन चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। और इस सतह पे ले आए इस खेल को कि मुझे बहुत अफसोस है, शर्मिंदगी है, क्योंकि इस खेल से प्यार है, बहुत सब कुछ जो भी अचीव किया इस खेल की वजह से किया है, लेकिन किस सतह पे इस खेल को इंडिया लेके आ गया कि बहुत दुख हुआ है। क्योंकि हमें इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर में लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि खेल से हट के हमें बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ करनी पड़े जिस जगह पे हमें आके बीसीसीआई ने फेंका, और उनके कप्तान ने, उनके खिलाड़ियों ने, और उनके साथ जो भी हुआ। मैं आपको बताऊं, तारीख में जो कुछ इस कप्तान ने और इस टीम ने जीत के भी कर दिया ना, बहुत ही मतलब याद बहुत ही बुरे तरीके से किया जाएगा। और आप जो कुछ कर गए हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं कि आपकी नस्लों तक को जो आपकी कामयाबियां हैं, आपने उनको छुपा दिया है ये हरकतें करके। आप क्या हरकतें कर रहे हैं जो शुरुआत से, ये इसकी वजह ये थी कि जो बीसीसीआई चलाने वाले हैं या आईसीसी चलाने वाले हैं, वो एक उस सोच के लोग हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है। क्रिकेट में
नहीं, ये जो ट्रॉफी वाले मामला हमारे सामने आए हैं, पहले आपने रिफ्यूज किया ट्रॉफी एक्सेप्ट करने से, बड़ी बड़ी जंगें हुई, बड़े बड़े इख्तिलाफात। फवाद साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं मोहसिन नकवी साहब, आपके मुल्क की आपस में दुश्मनी हो सकती है लेकिन खेल में एक जो डेजिग्नेशन मिला आप उसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रॉफी उनसे एक्सेप्ट करने से, और उसके बाद अब विक्टिम प्ले किया जा रहा है कि जी हमें डिनाई किया गया है, हम डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। तो ये क्या माइंडसेट आप समझते हैं कि ये इनकी हुकूमत की जानिब से वो सारा शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ से इंडियन टीम का प्रेशर है, या ये पूरी नेशन ही ऐसी सोच रखती है? आपका इस पे एनालिसिस। दुनिया भर में आप शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, और आप और अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि जिस तरह से पैसा क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेके आया है, जो बाकी दुनिया भर के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट बोर्ड हैं, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि वो भी शायद उस पैसे की लालच में उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। आप तसव्वुर करें इस खेल के साथ जो कुछ इंडिया ने पिछले 20 दिनों में कर दिया है, कोई एक आवाज नजर नहीं आ रही दुनिया भर से कि जो इस पे बात करे, इस पे तनकीद करे। खेल के मैदान में आप बेहतर हैं, लेकिन आपने जीत के भी आप हार गए। अफसोस इस बात का करना चाहिए कि आप जीत के भी हार गए, जो कुछ आपने रवैया किया। और ये बच्चे आपको देख रहे होते दुनिया भर के, आपने बड़ा जुल्म किया है क्रिकेट फैंस के साथ, और खेल के मैदान से अमन और मोहब्बत की बात हो रही है। ये पहली बार मैंने जिंदगी में खेल के मैदान से दुश्मनी का बढ़ावा देखा, जो बहुत ही अफसोस और शर्मनाक है। बिल्कुल, ये तो क्लियर हो चुका है, ये एविडेंट है, दुनिया अब इसको देख रही है और ये ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के अगर फिगर देखा जाए, अब भी हम उन पे हावी हैं, अब जिस तरह से हम जीते रहे हैं, ये अब कुछ सालों से अब परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है, बट दैट डजंट मीन कि आप इतने एरोगेंट हो जाएं और आप वॉर को इस खेल के मैदान में भी ले आएँ। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा मौजूद थे। एहतशाम साहब, एक तो कल जो सिचुएशन बनी, मैच असाइड जो परफॉर्मेंस रही वो तो हम डिस्कशन करते रहे हैं, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे भी बारहा सवालात उठते रहे हैं, लेकिन फिर ये सारा शिफ्ट हो जाता है इंडिया के सारे रवैये पे, ना सिर्फ इंडियन टीम के रवैये पर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को सबोटाज भी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि जी हम उस जंग में भी जीते थे जो मई में हुई थी। कौन सी जंग का वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें जो मीडिएटर है, जब वो ये कह रहे हैं कि 6 नहीं 7 जहाज़ आपके गिराए गए हैं दूसरी जानिब से, तो ये तो बड़ी सुबकी उठानी पड़ी उनको। और साथ ही साथ ये फ्रस्ट्रेशन हमें और शिकस्त हमें वहाँ दूसरी साइड पे ये भी दिखाई दे रही है कि वो डिप्लोमेटिकली दुनिया का सामना करने से भी कतरा रहे हैं मोदी साहब। ये क्या पैगाम जा रहा है? यूएन में भी नहीं पहुँचे। देखिए, हम ना अपने तौर पे तो भले जो भी क्लेम करते रहें, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैंने जंग बंद करवाई, सारी दुनिया भी बातों को समझ रही है। अब असल बात तो है कि इनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, परवीन सामी कितने बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं। बरखा दत्त इतनी बड़ी उनकी अखबार नवीस हैं, वो क्या कह रही हैं। वो एक शर्मा साहब हैं बहुत अच्छे, वो भी अपना क्या कहते हैं सहाफ़ी हैं, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, उनके मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये हिंदुस्तान का, इस हुकूमत का जो रवैया है उससे सफारतकारी में तन्हाई तो अपनी जगह पे है, बदनामी हिंदुस्तान की इतनी ज़्यादा हो रही है। हिंदुस्तान को जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा आइसोलेशन का, उन्हें आमना ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं। देखिए, मुझे एक चीज़ याद आती है, आमना बचपन से हमें बताया जाता था, हम सुनते थे कि हर शोबे में कहा जाता था स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाए। स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल और ऐसा जिसको कहते हैं फ़न है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे कोई ट्रेडिशन है, कोई नॉर्म्स हैं, और लोग जिस जज्बे के साथ बात कर रहे होते हैं विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो सीधी बात कर रहे होते हैं। इन्होंने तो खेलों को भी जिस तरह मिलान कर दिया हिंदुस्तान ने और मोदी ने। लेकिन मोदी के बारे में तो अब जितना मैं तो कहता हूँ, मोदी जो अगर ये एरोगेंट हो रहा है हमना, तो इस वक्त मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड है। लेकिन ना, इतनी मार लगने के बाद, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने के बाद वो आप उनको कहें कि एरोगेंट भी ना हो, चाहे जाली तरीके से हो रहे हो। मैं अगले दिन देख रहा था, आपको याद होगा हमना, पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, यू मस्ट हैव सीन दैट, जिसमें वो उन्होंने कहा कि जी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और फील्ड मार्शल से मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने कोट का जो था उसके ऊपर जो पिन लगाया हुआ था फाइटर जहाज़ का था। वो कहते हैं कि हमें दिखाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए ये उन्होंने पिन लगाया। विराट कोहली भी अब इस तरह के इशारे कर रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉलर भी इस तरह के इशारे कर रहे हैं। देखें, इतनी अजीमत उठाने के बाद होना तो यही चाहिए था कि भाई आप अपने मामलात को ठीक करते, और आपके अंदर भी एक बहस हो रही है कि सफारती तौर पर आप तना हो गए। वो पूछे आमना, वो कहाँ गया जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को इंटरनेशनल डिप्लोमेट कहता था, अजय शंकर, जयशंकर किधर है?
वो गायब होंगे सीन से, इसलिए कि इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। देखें, अब जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है, हमने उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि ही इज़ एन अपॉलजी टू द प्राइम मिनिस्टर। अभी जिस तरीके से रुसवाई उनको हुई है, अगर मैं तो ये कहता हूँ चलें आप खेल जीत जाएँ, जंगें तो हम जीत रहे हैं भाई, आप उसका तोड़ तो कर नहीं सके। सारी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान से लेसन लर्न करें। और आप देख लें, आमना मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, जी आप नेटो वाले जो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, उनको भी वेलकम करते हैं। अब आप कंटिन्यू कर लें एहतशाम साहब, फिर मैं चलती हूँ वकार साहब की जानिब। जी अच्छा, नेटो जो है ना वो पाकिस्तान से कह रहा है कि S-400 जो आपका ये एयर डिफेंस सिस्टम था रशिया का दिया हिंदुस्तान को, आपने कैसे तबाह किया, उसके बारे में कहा जाता है कि 2000 किलोमीटर तक उसके नज़दीक कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो इसी तरह चाइनीज़ भी हमसे पूछ रहे हैं, अमेरिकन भी हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, हमने तो टेक्नोलॉजी के मैदान में और डिफेंस के मैदान में और फिर लड़ना, जिस जज्बे से लड़ना, उस सब मैदानों में हमने फतह हासिल कर ली। अब ये कल का जो वाक़या हुआ है इस कदर अफसोसनाक है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात हमने ये है कि अभी आप बात कर रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, वो देखो बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए। एक ज़माना था क्रिकेट को चलाते थे दो बड़े मुल्क ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अब वो दोनों जो है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, इतना ज़्यादा हिंदुस्तान ने पैसा लगा दिया कि वो भी जिसको कहते हैं दुम छले बन के रह गए मादत के साथ, वो भी कोई बात नहीं करने। वरना तो जो कल का वाक़या हुआ है, जिस तरीके से ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया, मेरा ख्याल है इस पर तो ना सिर्फ सजें बल्कि पूछा जाना चाहिए कि आपने क्यों ऐसी हरकत की। लेकिन वो करते रहेंगे इसलिए कि उनके पास सब कुछ रह नहीं गया। बिल्कुल, जो पहले मैच के बाद उन्होंने जो हरकतें की थी, हैंड शेक ना करना जो इनकी एक रवायत होती है, फिर सारे रूल्स की वायलेशन करना, पहलगाम अटैक के हवाले से अपनी स्पीच में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की जिक्र करना। वकार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो आईसीसी की हम सारा रोल देख रहे हैं, अब इस पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और कई सालों से उठ रही हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है टू मच हो चुका है, क्योंकि आप एक के बाद एक वायलेशंस करते हैं और उसके बाद क्रिकेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाता। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो इस हवाले से ट्वीट है वो भी हमारे सामने है। सो आईसीसी के ऊपर क्या अब सिर्फ बीसीसीआई सवार है, तो बाकी ममालिक जो हैं जिनकी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, अब क्या वो इनसे जवाबदेह नहीं है? और साथ ही साथ इनका एहतसाब कौन करेगा? दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब का यूएनजीए के इजलास में ना जाना क्या पैगाम देता है कि आप शिकस्त आपको मई में तो हुई, लेकिन आप डिप्लोमेटिकली भी आप गिव अप कर चुके हैं? फिर आई थिंक मोदी का ना जाना बेसिकली एक फैक्टर ऑफ फियर है, और ये इस पे अभी इंटरनेशनल जो कमेंटेटर हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि इतना डरा हुआ था कि वहाँ पे बेसिकली अगर बड़े लीडर्स से मुलाकात होती है उस तरह की बात ना हो जाए। तो एक्सटर्नली तो ये आई थिंक टोटली आइसोलेटेड है। अभी माइकल गूगलमैन भी कह रहे थे 2-3 दिन पहले, जो एक्सपर्ट है साउथ एशिया पे, कि बेसिकली भारत जो है ना सिर्फ साउथ एशिया में आइसोलेट हुआ बल्कि इंटरनेशनली, और इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी डेंट हो चुकी है कि अभी इस तरह की आई से शोधी हरकतों के अलावा मतलब उनके पास कुछ नहीं है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हैं, वैसे आप बड़ा क्लेम करते हैं कि बहुत बड़ी जो है जमहूरियत है, एंड उसमें साफ ज़ाहिर है जमहूरियत जो है उसमें अदम बर्दाश्त जो है वो नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त करके कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है। तो मेरे ख्याल ये ओछे कंडे इंटरनली बहुत ज्यादा घेराव है मोदी का। एक कांग्रेस ने किया हुआ है जो इंडिया अलायंस है अंडर राहुल गांधी, फिर आप देखते हैं कि भारत 3 रियासतें तो बर्न कर रही। लद्दाख में आपने देखा बिल्कुल नेपाल वाली सिचुएशन है। इंडियन पंजाब में लोग कह रहे हैं रवांडा वाली सिचुएशन है, जहाँ पे पंजाबी और सिख जो है वो मिलके उर्दू स्पीकिंग लोगों को निकाल रहे हैं, जो भी रीजन है, बिकॉज ये हेट पॉलिटिक्स में मोदी ने शुरू की थी कुत्ते में और विद इन इंडिया, और अभी उसके कहते हैं चिकन आर कमिंग होम टू रूट, तो उसमें जो है यूपी और बिहार के लोगों को निकाला जा रहा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है वो बंद कर रहा है। वोट चोरी पे आई थिंक और गद्दी छोड़ने पे अभी सारी कैंपेन चल रही है। तो एक तो आई थिंक ये स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। अभी उसकी अगर आप ट्वीट भी देखें तो इट्स मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब ने तो सही जवाब दिया कि आपकी जो शिकस्त है वो तो तारीख में लिखी गई है। बाकी ठीक है, अभी पाकिस्तान का जो यूएनजीए में इंडिया को रीजनल बुली और इसका जो किरदार रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड है कि जो जिस तरीके से हमने अपना मुकदमा प्रेजेंट किया, या मजीद कुछ इसमें ऐड ऑन होना चाहिए था? आई थिंक जो तो देखें एक फिजिकल एफर्ट थी भारत की कि ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करेगा, वो तो अभी आई थिंक दैट हैज गॉन डाउन द ड्रेन, क्योंकि 2 अलायंसेस आई वुड से इमर्ज होके आई हैं। एक पाक सऊदी अलायंस है, डिफेंस एग्रीमेंट है, और साथ उसमें ऐड किया पाकिस्तान के लिए एक वेट ऐड हो गया कि अभी पाकिस्तान जो है, वैसे तो वी आर गुड इनफ कि इंशाल्लाह ताला जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की टुकाई की है हमने मई में, लेकिन सऊदी अरेबिया का शामिल होना और जो क्लॉज लगी है कि अटैक ऑन वन विल अटैक,
दूसरा SCO के फॉर्मेट से भी आई थिंक फोरम से बहुत ज्यादा भारत की साजिश की गई। जब ये गए हैं अमेरिका से ठुड्डे खा के प्रेसिडेंट शी के पास, तो उन्होंने भी आई थिंक हाईलाइट किया, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी और चाइना ने, कि आप जो है अच्छा नहीं लगता कि SCO के 2 मेंबर जो है वो लड़े, और साफ ज़ाहिर भारत ने इसमें पहल की थी। तो देयर लॉट ऑफ प्रेशर। बाकी ये ड्रामे इनके चलते रहेंगे, ना उनसे मुल्क संभाला जा रहा। आई थिंक UNGA में एक तो आई थिंक आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी दबंग तकरीर थी और सारे एरियाज कवर किए। फिर हमारे जो आई थिंक बंदूकों में जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, मेरे ख्याल में एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और भारत इस वक्त आप कह लें कि अपने जख्म ही चाट रहा है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार, इस पर तजिया पेश कर रहे थे। इत्तेशाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और स्टोरी हमारे सामने है, उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के साथ साथ ईरान की सिचुएशन पर भी बात करेंगे, जो उस पर पाबंदियां दोबारा से हम देख रहे हैं कि बहाल हो चुकी हैं। अभी अगर हम गज़ा की सूरत हाल पर बात करें, जहां पर इजरायली नस्लकुशी का सिलसिला जारी है, एक और तनाज़ा सर उठाने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूरोपीय ताकतों के दबाव पर ईरान के खिलाफ एटमी पाबंदियाँ दोबारा नाफिज कर दी हैं, जिस पर तेहरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा ने पाबंदियों के निफाज के बाद अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम ईरान और तमाम ममालिक पर जोर देते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मुकम्मल अमल करें। यूरोपीय यूनियन ने भी तस्दीक की है कि वो एटमी पाबंदियों को दोबारा नाफिज करेगा। इसी दौरान ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक अहम जासूस बहमान चोबी को सज़ाए मौत सुना दी है। दूसरी जानिब नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि मशरिक़ वस्ता में कुछ खास होने वाला है और पहली बार सब एक डील पर मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से एक दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है, और क्या वाकई कोई ऐसा प्लान है जिस पर सब फरीक मुतफ़िक हो सकते हैं या हो चुके हैं? इसी पर एहतशाम साहब का तजिया लेते हैं, और उनके साथ साथ आसिफ दुरानी साहब फॉर्मर एम्बेसडर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये ऐसा, मैं पहले मिडल ईस्ट के हालात के हवाले से जो आज मुलाकात होने जा रही है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो ये कह रहे हैं कि जी उनको यकीन है जो प्रपोज़ल उन्होंने इस बार तैयार की है उस पर सब ऑन बोर्ड तो हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी उसको मानेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो, 2-3 दिन पहले का जो उनका बयान था कि वो गज़ा की जो मुकम्मल एनेक्सेशन है वो इजराइल को नहीं करने देंगे। तो कुछ ऐसा प्रपोज़ल होगा जिस पर हम सीज़ फायर देखेंगे और पीसफुली सारे मामलात होंगे? देखिए, हमने जब प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई, उससे पहले ये खबरें आना शुरू हो गई थी वाशिंगटन से कि कुछ स्पेड वर्क हो चुका है, और क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म अमेरिका पे हुआ है, और ये ख़ास तौर पे कतर के हमले के बाद अब उनके लिए एक जिसको कहते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे अब कुछ नहीं रह गया था सिवाय इसके कि किसी तरीके से गज़ा में जो है ना जंगबंदी करवाई जाए। अब क्योंकि बड़े वाज़ेह तौर पे हमास ने भी इशारा दे दिया है, और ख़ास तौर पे जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे थे कि वो अभी भी 20 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं, और कहा जा रहा है कि 40 के करीब जो मर गए हैं वो भी उनके पास लोग हैं हॉस्टेजेस, उनको रहा करने के लिए वो तैयार हो गए हैं, प्रोवाइडेड इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि जो इजराइल को एक बड़ा रोल देने की बात हो रही थी वो ना की जाए। अब इसी तनाज़र में जो ये कहा गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि एक सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए जिसमें मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान को आगे रखा गया कि वहाँ पर रिहेबिलिटेशन और सिक्योरिटी का काम करें। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी हद तक कामयाबी हो चुकी है गज़ा की जंगबंदी कराने में। अब जो इजराइल की अडर्मी थी, जो कहा जा रहा था कि जी, और क्योंकि आपने देखा है उनके ख़िलाफ़ नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उनकी अपनी कोलेशन जो है पार्टनर है वो उनके ख़िलाफ़ हो गए जंगबंदी के हवाले से कि किस तरह की जा रही, किस तरह नहीं की जा रही। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इवेंचुअली अपना जिसको कहते हैं दबाव बढ़ाने के बाद यह फ़ैसला करवाया। उधर से कहा जा रहा है कि अरब मालिक ने भी ख़ास तौर पे GCC कंट्री जो कर सकते थे, इनमें लेड बाई कतर, उन्होंने भी हमास को कहा है कि जी आप अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, रीजन के ममालिक के लिए भी कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट गज़ा के लिए कर रहे हैं, और आप मौका फराहम कर रहे हैं कि वेस्ट बैंक को भी अनेक्स कर ले इजराइल। तो कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें तय हो गई। अब देखें किस तरीके से इसको मुआहदा किया जाता है, किस तरीके से इसमें कामयाबी हासिल की जाती है एक। और दूसरी जो आप अगर कमेंट करने की इजाज़त दें, ईरान के बारे में जो हुआ है, हम ना देखें ये 2015 में जुलाई में मुआहदा हो गया था P5+1, उसके तहत तो ये कहा गया था कि जी उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और पाबंदियों को फ्री किया। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितना दबाव डाला है, कहा जा रहा है कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया जो है ना, ये जिसको कहते हैं इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भी आप दोबारा से इनको रिवाइव करें अपनी सैंक्शन को। ये मेरा ख्याल है ये ख़त्े में और
जिसको कहते हैं मुश्किलात बढ़ेंगी। पाकिस्तान जो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है ईरान के थ्रू मामलात, ईरान से बातचीत के जरिए मामलात को बेहतर किया जाए, मिडल ईस्ट को नक्शा क्या बनना है, मेरा ख्याल है वो आने वाले दिनों में बहुत से हमें लेकिन लग रहा है कि ऐसे अमेरिका चाहता नहीं है, इसलिए तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। आसिफ साहब, 2 केसेस है सिमिलर, और उसमें यह है कि जब दोनों यूएस की उस पर के निगोसिएशन मीडिएशन हो, ओमान यहाँ पे से मीडिएशन कर रहा था और अमेरिका भी वो इसमें फ़रीक था ईरान के साथ, जो हम देख रहे थे निगोसिएशन चल रही थी, लेकिन फिर इजराइल का और फिर उसके बाद अमेरिका का हमलावर होना ईरान पर ही, सारा निगोसिएशन का जो प्रोसेस था उसको सबोटाज करना। उसके बाद हम देख रहे थे कि कतर में जब हमास के साथ इजराइल का हम देख रहे थे निगोसिएशन हो रही थी, उसमें भी हमने देखना कि इजराइल की जानिब से दूसरे फरीक पर हमलावर होना और अमेरिका की बैक के सपोर्ट के साथ तो कोई चीज़ हम नहीं देख सकते कि उस सपोर्ट के बगैर कोई चीज़ हो रही हो। सो दोनों प्रोसेस में उसके बाद अब ईरान के ऊपर हमलावर होने के बाद अब उन पर ये सैंक्शंस आना, मुमकिन जवाब के लिए ईरान तैयार है? आपकी एंटिसिपेशन क्या है कि किस किस्म का जवाब हो सकता है और क्या हालात बनने जा रहे हैं? बाकी कि ये जो ईरान अंडर प्रेशर तो फ्रॉम द डे वन है, 46 साल हो गए ईरानियन रेवोल्यूशन को, तो अमेरिकन प्रेशर था, अमेरिकन सैंक्शंस भी उस पर लगी रही। और ये जब 2015 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA या इसे हम न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, ये साइन हुआ, तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी 5+1 ये इसके सिग्नेचर्स। और अब जो ये सैंक्शन इन्होंने लगाने की कोशिश की है वो असल में JCPOA के अंदर बिल्ट इन स्नैप बैक सैंक्शन है कि अगर ईरान वायलेट करेगा इस JCPOA को तो उस पर ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी और वो चैलेंज नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद ये चैलेंज हो गया। वजह क्या है कि JCPOA से अमेरिका ने 2018 में विड्रॉ कर लिया जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं उन पे और लगा दी, ईरान पे और सख्ती कर दी। तो इसलिए जो ये न्यूक्लियर डील है ये फ्रॉम द डे वन ये बदमज़गी का इजहार हो गया उसके यानी 3 साल में। तो उसका नतीजा ये निकला कि अब जो इस न्यूक्लियर डील की जो कानूनी हैसियत है वो मशकूक होकर रह गई है। अब बेशक ये बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ये बेशक सिक्योरिटी काउंसिल में उस स्नैप बैक उसको इन्वोक करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त ये न्यूक्लियर डील इन्फ्रक्चुअस है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। और फिर उस पर रशिया और चाइना ने एतराज़ किया कि ये सैंक्शन जो हैं ये काबिल अमल इसलिए नहीं है कि इसमें एक तो अमेरिका जो है वो पहले से विड्रॉ कर चुका है और आप जो है ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए इन सैंक्शंस को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें इस वक्त लुबे लुबा भी होगा कि ये सैंक्शन हमें लगाई तो गई हैं, इसको आप UN सैंक्शन का नाम दे तो सकते हैं, लेकिन ये इसकी हैसियत नहीं होगी, इसके अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकेगा। अच्छा। और इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है वही आपके सामने रहेगी। अमेरिका ने जो है JCPOA से निकलने के बाद भी जो है उस पर अपना उन्होंने सैंक्शन लगा दी, और वो अमेरिकन सैंक्शन भी जो है वो UN की सैंक्शन ही की तरह जो है लीथल हैं जितनी UN की सैंक्शन हो सकती है। जी राइट, थैंक यू सो मच आसिफ दुरानी साहब, एहतशाम साहब, शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं, जहां फौजी अड्डों के क़याम की बाज़गश्त पर खित्ते के 4 ममालिक का बड़ा अहम रिएक्शन सामने आया है। न्यूयॉर्क में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया ने 2 टोक अल्फाज में इसकी मुखालिफत कर दी है। मुश्तरका एलामिया में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और अफगानिस्तान को पुरअमन खुद मुख्तार मुल्क बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन क्या आलमी ताकतें इस मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगी और क्या अफगानिस्तान वाकई दहशतगर्दों से पाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगा? इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इस पैगाम की? इसी पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, ये जो पैगाम चारों मुल्क की जानिब से आया, बड़ा हम देख रहे हैं इस पर जोर भी दिया गया है, ना सिर्फ अफगानिस्तान को पुरअमन बनाने का और मुस्तहकम बनाने का, बल्कि वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको भी रोकने के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन
जो बेसिस हैं वहाँ पर फौजी अड्डों के क़याम को, उसकी बड़ी मुखालफत सामने आई है। ये पैगाम क्या अमेरिका को मजबूर करेगा कि वो रीथिंक करेगा, रिविजिट करेगा अपने फैसले को, और साथ ही साथ इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में अमेरिका ने एक जुआ खेलने की कोशिश की है, और वो ये था कि शायद उसे ये खतरा था कि चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, साथ साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, रशिया जो है वो दोबारा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें थी वो भी उनको खटक रही थी। तो मेरे ख्याल में एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस स्टेटमेंट के बाद कि उन्हें बागराम एयरबेस दोबारा चाहिए। तो दो ऑप्शन है, क्या बागराम एयरबेस तालिबान इतनी आसानी से दे देंगे या बेच देंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और मेरे ख्याल में ट्रंप जो एक सोल्यूशन लेके गया था वो यही था कि शायद वो उसके बदले इनको कोई बहुत बड़ी रकम देगा। $300 मिलियन पर मंथ की तो बात कर रहे हैं, तालिबान की जानिब से $1 बिलियन जो है मांगा जा रहा है। अब मेरे ख्याल में ये नजर आता है कि डील होना तो मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीकेकार बागराम एयरबेस को टेक ओवर करने का था, वो था आप जो है उसको जबरदस्ती या बाय फौजी ताकत लेंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन यही है कि या तो आप पाकिस्तान के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे। तो उस सूरत में एक बहुत बड़ा इस खित्ते के अंदर एक जंग का खदशा शायद होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की कोशिश ये थी कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ना रहे अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं सीपैक की शक्ल में, एक्सप्लोरेशन की शक्ल में। और ये शायद वो इस हद तक कामयाब हुआ है कि इन तमाम ममालिक ने किसी भी किस्म की फौजी प्रेजेंस की मुखालफत कर दी है। एक ये एलानिया ये बिल्कुल बता रहा है कि ये तमाम ममालिक नहीं चाहते कि यहाँ अफगानिस्तान में किसी भी मुल्क का जो है वो फौजी अड्डा बने। इसमें चाइना भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है। तो ये एक मेरे ख्याल में इंडोर्समेंट या तसल्ली अमेरिका को अब होगी कि यहाँ ये ममालिक अपने अड्डे कायम नहीं करेंगे। दूसरा एक जो अहम नुकता है पाकिस्तान के हवाले से वो है दहशतगर्दी। और चारों ममालिक ने बड़ा क्लियरली मैसेज दे दिया है अफगानिस्तान को कि या तो आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और आपको करना होगा, जिसमें बाकायदा ग्रुपों के नाम मेंशन किए गए हैं। टीटीपी है, अलकायदा है, BLA है, ISK है, ये वो तमाम ग्रुप हैं जो कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल, और TIP स्पेशली चाइना ने जो यूगर मिलिटेंट्स का जो इशू था वो बड़ा ओपनली उठाया है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान और उन एरियाज के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उन पर इल्जाम है हुए हैं। तो ये तमाम ग्रुपों का खात्मा अब जरूरी हो गया है अफगानिस्तान की हुकूमत पे। एक नई डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं, जो हाफिज फितरत है, तर्जुमान है जो अफगान हुकूमत के, उनका ये कहना है कि वो इस जो एलानिया है इसका खैर मकदम करते हैं, और जिस तरीके से अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी की बात की है, इसी तरह वो भी यकीन दिलाते हैं कि वो इन ममालिक की सॉवरेनिटी का ख्याल रखेंगे और अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो देखिए, अब तो मेरे ख्याल में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें एक छुपी हुई और ढकी छुपी धमकी भी है इस एलानिये में कि अगर अफगान हुकूमत नहीं करती तो जाहिर बात है कि जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ मिलकर कार्रवाई होगी। तो मुझे आइंदा दिनों में नजर आ रहा है कि अगर अफगान हुकूमत ये फैसला नहीं करती तो मेरे ख्याल में चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान और पाकिस्तान वो एक पेज पर होंगे इन दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए, और वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिसीजन होगा। और इसमें एक जो अहम नुकता वो ये है कि अफगान हुकूमत खुद भी इन ग्रुपों से नाला है, और जो मेरी कुछ अफगान आला हुकाम से बात हुई अफगान तालिबान के अंदर, उनका ये कहना है कि हम अपने अफगान तालिबान के TTP या BLA के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक की भी मजम्मत करते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने कैदी भी बनाया है, उनको सजाएं भी दी हैं, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते। जहाँ तक ISK और बाकी जो BLA वगैरह है उनके हवाले से अफगान हुकूमत का ये स्टांस है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए, कार्रवाई का ऐलान करना, अश्योरेंस देना ये अलग है, क्या वाकई कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये मतलब हमें अभी इंतजार करना होगा कि वाकई। बिल्कुल, अफगानिस्तान को भी इस मामले को संजीदा देखना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान इन ममालिक के साथ बैठ के एक इंटरनेशनल फोरम पे ये बात कर रहा है अफगानिस्तान के अमन के लिए, मुस्तहकम मुल्क के लिए बनाने पर जोर भी दे रहा है, तो फिर दूसरी साइड को भी सोचना चाहिए कि भाई वो अपनी साइड से क्या रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उनकी वजह से उस मसले को वो सीरियस नहीं ले रहे, संजीदा कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब इस पर अपनी खबर भी देने के लिए और साथ ही साथ तज्जिया पेश करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में आपकी मालूमात के लिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं नाजरीन, दुनिया ऑनलाइन हो रही है और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे नौसरबाज भी नए नए फ्रॉड के तरीके ईजाद कर रहे हैं। कभी बैंक का नुमाइंदा बनकर, कभी कोरियर कंपनी का एजेंट बनकर, और कभी व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक करके आवाम को लूटा गया।
हम अपने प्रोग्राम न्यूज़ पंच में पहले भी डिजिटल फ्रॉड से खबरदार कर चुके हैं। अब एक नया हरबा सामने आया है, जाली चालान मैसेजेस भेजकर शहरियों को लूटने की कोशिश। जी हां, कराची ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि ये मैसेजेस मुकम्मल तौर पर झूठे और गुमराहकुन हैं और इनका किसी सरकारी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस पर्सनल नंबर से किसी शहरी को कोई पैगाम नहीं भेजती। शहरियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी मशकूक मैसेज पर यकीन न करें और गैर मुसद्दिका लिंक्स पर अदायगी से हर हाल में गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस ने मजीद कहा है कि शिकायत की सूरत में शहरी हेल्पलाइन 1915 पर फौरी राब्ता करें। ये लम्हा फिक्रिया है कि जैसे जैसे फ्रॉड के हरबे जदीद होते जा रहे हैं, अवाम के एतमाद और मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले भी ज़्यादा सरगर्म हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोगों को किस तरह महफूज रखा जाए और क्या हमारे इदारे अवाम को बर वक्त आगाह और महफूज करने के लिए तैयार हैं। इस सवाल का जवाब आपके लिए छोड़े जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपने तासुरात का आप इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।